नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल की और देश न्यूज ने अपना एग्जिट पोल सबसे पहले सबसे सटीक दिखाया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और दूसरी तरफ राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी ही बढ़त ली हुई दिखाई है। और सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो आंकड़े अनुमान लगाए जा रहे थे कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है देश न्यूज के एग्जिट पोल में। और आप पांचों राज्यों के एग्जिट पोल के आंकड़े स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि दूसरे चैनल, अन्य चैनल भी जो दिखा रहे हैं जो आंकड़े, वह भी हम आपको दिखाएंगे ताकि आपको चैनल बदलने की आवश्यकता न पड़े, रिमोट उठाने की जरूरत नहीं है। सभी चैनल के आंकड़े आपको देश न्यूज की स्क्रीन पर देखने मिलेंगे। कौन सा चैनल किस राज्य में किस पार्टी को कितनी टिकट दे रहा है। चर्चा हमारी लगातार जारी है और हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो मौजूद है। हम चर्चा निरंतर रखेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और रामानंद द्विवेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। आर के शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आर के शुक्ला जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का सियासी समीकरण, राजस्थान का सियासी समीकरण अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, मिजोरम तेलंगाना का अलग है। सबसे पहले कि एग्जिट पोल हम दिखाते क्यों हैं और एग्जिट पोल से मतदान प्रभावित नहीं होता, परिणाम प्रभावित नहीं होते, लेकिन ये परिणाम के जो कयास हैं वो तो बता दिए जाते हैं। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को सबसे पहले आप ये समझाने का प्रयास करें कि एग्जिट पोल क्यों जरूरी है। सूरज जी, चूंकि आपने चर्चा की शुरुआत में ही बहुत अच्छे विषय की आम आदमी मानसिकता बनाता है जी। ये आप जो ने दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि एग्जिट पोल क्यों जरूरी है। जी। ये परंपरा चली आ रही थी लंबे समय से, पिछले करीब 6 चुनाव मैं देख चुका हूं। इन चुनाव में जो परिस्थिति देखी जाती थी इसके पहले भी संभावित हुआ करते थे। एग्जिट पोल में वास्तविकता कार्यकर्ता की, किस तरीके से कार्यकर्ता ने काम किया है, और जो हमारी जब ये इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का उदय हुआ है, इसके पहले प्रिंट आया करता था और हम जब अखबारों में काम करते थे तब हमसे संभावनाएं पूछी जाती थी और हम संभावनाओं पर लिखा करते थे कि ये इसकी सरकार बन सकती है, इसकी सीटें इतनी जीती जा सकती हैं। जब से ये लाइव आया है हमारा, तब से गांव-गांव में आम आदमी की एक प्रतिक्रिया मिल जाती है हमको, और उससे कम से कम प्रदेश में क्या लहर चल रही है, क्या भावना चल रही है। और पहले ये होता था सूरज जी, जब विधानसभा चुनाव होते थे तो ये पहले ये होता था कि आपने देश न्यूज ने अगर मान लीजिए अपनी खबर दिखा दी कि वहां पर इसकी सरकार बन रही है, तो उससे दूसरे राज्यों पर असर पड़ता था। एग्जिट पोल के कारण फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, जब तक सारे राज्यों के चुनाव आखिरी समय तक नहीं हो जाते हैं तब तक हमको उसको रिलीज नहीं करना है। शायद आप भी उसी नियम का पालन कर रहे हैं। 5:30 बजे के बाद ही आपने अपना जो पहला धमाका किया है वो आपने शुरुआत की है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, चूंकि बहुत बड़े बड़े चैनल बहुत बड़े बड़े संसाधन के साथ जुड़ते हैं, लेकिन मैं चुनाव के दौरान लगभग 45-46 जिलों में गया। उन जिलों में बड़े चैनल में और अब देश न्यूज में क्या अंतर है मैं ये बताना चाहता हूं। जो दिल्ली से संचालित होते हैं, आप अगर भोपाल से हैं तो आपने मध्य प्रदेश के, मैं जितने जिलों में गया, जितनी विधानसभा में गया, मुझे देश न्यूज का रिपोर्टर वहां पे नजर आया। अन्य दूसरे संस्थानों में चैनल में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या एक संभागीय लेवल पे, प्रदेश लेवल पे एक आध आदमी होता है, सुनी सुनाई ज्यादा वहां जाती है। देश न्यूज का एग्जिट पोल, इसके पहले चूंकि मैं जय जी के साथ जब बैठा था तो मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी जमीनी हकीकत जो आम आदमी से, और आपने तेलंगाना में भी काम किया, राजस्थान में भी काम किया, छत्तीसगढ़ में भी काम किया, मिजोरम में काम किया, और जो जमीनी हकीकत निकाल के लाए हैं, मैं पूरी तरह से आपके इस उससे सहमत हूं जो आप लेके आए हैं। लगभग कोई कुछ भी कहे, कांटे की टक्कर है, उसकी 160 सीटें आ रही हैं, उसकी इतनी आ रही हैं, आप जो वास्तविकता है उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो है स्क्रीन पर जो दर्शक देख पा रहे हैं, जो आंकड़े वो देख कर रहे हैं, वो मेहनत है। और ये मेहनत मतदान के बाद की सिर्फ नहीं है या चुनाव प्रचार के दौरान की नहीं है। जब चुनाव की सुगबुगाहट थी तब से देश न्यूज अपनी कार्यप्रणाली में लग गया था। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो फिगर है, ये जो आंकड़ा आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस आज से 6 महीने पहले ये जो फिगर 120 प्लस का, एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने इस बार जो प्रयोग किया है प्लस और माइनस का, हमने ये आंकड़ा नहीं दिए कि भारतीय जनता पार्टी को 110 से 120 सीटें मिलेंगी, हमने ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रखा है। सटीक आंकड़ा बताया है कि 120 प्लस मतलब वो उससे ज्यादा हो सकती है, 120 से कम नहीं होगी, और कांग्रेस 102 माइनस मतलब उससे माइनस हो सकती है, 102 से ज्यादा नहीं हो सकती कांग्रेस। ये हमने एक नया प्रयोग दिया है स्क्रीन पर ताकि दर्शक समझ सकें। उपाध्याय जी, ये जो फिगर है, क्या सबसे पहले बात कि आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, और दूसरी बात कि
क्या मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के बाद दौरान और मतदान के दौरान जो स्थितियां हुई हैं वो इस आंकड़े से सटीक बैठती हैं? देखिए, पिछले 3 दिनों से मावट बरस रही है जी और मावट जो है फसलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जी अब ये है कि इस मावट और सर्दी के मौसम में आपके आंकड़ों ने जी लोगों के अंदर जो है गर्मी पैदा कर दी है। जी अब स्थिति ये है कि कोई भी एग्जिट पोल जो होते हैं हाँ। वो वैज्ञानिक आधार पर किए जाते हैं जी और वो सब जो है जिनका ओपिनियन लिया जाता है उनके व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। ना तो इस पर मेरी इच्छा, ना आपकी इच्छा, ना चैनल की इच्छा, जी लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक आधार होते हैं। कभी कभी एग्जिट पोल और वास्तविकता के आंकड़ों में अंतर इसलिए होता है कि वो जिस चैनल से, जिस तरीके से किया गया है, या तो बताने वाले ने जिससे पोल लिया गया है, जिसका मत लिया गया है, जी उन लोगों ने कुछ चेंज किया है, या किस तरीके से आंकड़े उठाए गए हैं। कई बार शहरी क्षेत्रों से आंकड़े उठाए जाते हैं, कई बार ग्रामीण क्षेत्रों से आंकड़े उठाए जाते हैं, कई बार दोनों क्षेत्रों से आंकड़े निकाले जाते हैं। कभी कभी युवाओं का ज़्यादा कवरेज होता है और कौन बोलने को तैयार है, कौन नहीं है। इस बार बड़े तनाव की स्थिति रही बहुत जगह। जो आंचलिक जिले हैं, हाँ। वहाँ पर कांग्रेस और भाजपा में चूंकि टक्कर बहुत ज़्यादा थी, बहुत से लोगों ने मुंह नहीं खोला। अब चूंकि मुंह नहीं खोला तो अब अपन ने, जिन लोगों ने मुंह खोला, उनके आंकड़े एकत्रित किए होंगे या जो भी आधार रहे हों आपके, हाँ। क्राइटेरिया जो भी हो, लेकिन निश्चित तौर पर आपके जो आंकड़े हैं उसमें सत्यता प्रतीत होती है। जी, धन्यवाद इस बात के लिए आपका। और जो बात आपने कही कि कई बार मतदाताओं ने इस बार मुंह नहीं खोले, लेकिन यहाँ एक बात है, द्विवेदी जी आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो बात सामने आई कि मतदाता का मौन रहा, हमने भी ये चीज़ चलाई कि मतदाता मौन है और मतदाता अभी मुखर नहीं हुआ है, लेकिन इस बार चुनाव में एक चीज़ तो देखी गई, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ उपाध्याय जी की बात से कि मतदाता का मौन रहा, लेकिन जितना प्रतिशत मौन रहा मतदाता उतना प्रतिशत मुखर भी हुआ है। हमने इस बार मतदाताओं को सुना है द्विवेदी जी ये कहते हुए कि सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, ये वो 15 महीने के लिए आए थे और हमको मूर्ख बना के चले गए। ये मतलब जो मतदाता बोला है, मतदाता का बहुत बड़ा वर्ग जो था, बहुत बड़ा प्रतिशत जो था, वो मौन रहा, बिल्कुल पट्टी लगा के कि कुछ नहीं कहना है। लेकिन जैसा कि हमने देखा मध्य प्रदेश में एक बड़ा वर्ग रहा है इस बार युवाओं का, और पहली बार मतदान करने वालों का जो फिगर रहा है 22,60,000 के आसपास का, उनकी भूमिका क्या रहेगी सरकार बनाने में या सरकार से गिराने में, और साथ ही क्या राजनीतिक दल उन तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो पाए हैं? जी सूरज जी, देश न्यूज को तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि सबसे पहले जो एग्जिट पोल लाया है बिल्कुल सही है। दूसरा, जो हमारे नए मतदाता युवा वर्ग अभी जुड़े, तो उनमें से काफ़ी लोगों में ये रुझान रहा कि मोदी जी की विदेश नीति, जिस तरीके से विदेशों में युवा हमारे जो नौकरी में गए थे, है ना, वह उनके ऊपर कोई ऐसी समस्याएं आई, उनको जिस ढंग से भारत सरकार उनको यहाँ लेके आई, ऐसे कई मुद्दे रहे जिस पे ये नए युवा जो हैं वो थोड़ा अपने देश के बारे में भी सोचा जी। और जो एक क्षेत्रीय मुद्दे रहते हैं उनसे हट के उन्होंने काम किया और बढ़ चढ़ के इस मतदान में भाग लिया। तो कहीं न कहीं नए मतदाताओं का बहुत बड़ा सरकार बनाने में योगदान है जी। और निश्चित तौर पे भाजपा सरकार विकास की है। मध्य प्रदेश जो पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, आज विकास दिख रहा है। हर क्षेत्रों में अच्छी रोड बनी हुई है जी। तो आज का युवा या आज का मतदाता विकास चाहता है। सही कहा आपने। कोई ऐसी नहीं कि हम उनको प्रलोभन दे दें, कुछ ऐसी बातें बोल दें कि भाई हम आपको रोजगार के लिए इतना पैसा देंगे, मंथली देंगे जी। तो इस पे वो बहकावे में नहीं आता और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अच्छा रुझान जो आया है। तो निश्चित तौर पे सारे मतदाता बीजेपी के पक्ष में वोट डाले हैं जी। और आपका जो देश न्यूज है वो भी इसकी पुष्टि कर रहा है जी। कि उनकी कहीं न कहीं सीटें बढ़ती हुई प्रतीत हो रही जी बिल्कुल, वो प्लस में जा रही हैं। और ये जो चीज़ सामने है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि मध्य प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है तो सबसे बड़ा कारण है। शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूँ जी। मेरे 3 सवाल हैं आपसे। सबसे पहला सवाल कि क्या आप देश न्यूज के एग्जिट पोल
की पुष्टि करते हैं, उस पर मोहर लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि लगाते हैं तो क्या ये लाडली बहना का कमाल है? ये नहीं लगाते हैं तो क्या नारी सम्मान योजना ने अपना कारनामा दिखा दिया है? जी, आपके पहले प्रश्न का जवाब जी मैं नंबर 2 पर देना चाहूँगा, जी क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और जी। शायद यहाँ जो भी हमारे आदरणीय पैनलिस्ट बैठे हैं जी। वो भी इससे एग्री करेंगे जी कि हमारे प्रदेश की जो आधी आबादी है, हाँ निश्चित रूप से उसका इस विधानसभा चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने में 100% योगदान होने वाला है या हो चुका है। जी। अब चूंकि हम लोग बैठे प्री पोल के लिए जी 3 तारीख को फाइनल हो जाएगा, हाँ। लेकिन जो हमारी प्रदेश की महिला आबादी है, हाँ वो मतलब जितने भी परिवार हैं, हर परिवार में 2 से 3 या 1 महिला तो कम से कम है। जी तो इस चुनाव में चूंकि किसी भी राजनीतिक दल के पास बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जी कोई मुद्दे नहीं थे। हाँ। मैं मानता हूं कि ये शायद पहला चुनाव है जो मुद्दा विहीन चुनाव लड़ा गया। जी लेकिन जो हमारे प्रदेश की आधी आबादी है, महिला आबादी है, उसको निश्चित रूप से लाडली बहना योजना ने प्रभावित किया है। और उनकी जो संख्या है, शायद 1,32,00,000 के आसपास महिलाएं उससे लाभान्वित हो रही हैं। हाँ। तो उनका योगदान तो इस चुनाव में होने वाला है। जी। अब आपका पहले प्रश्न का जवाब है कि जो हमारे प्रदेश का लोकप्रिय न्यूज चैनल है जी देश न्यूज, उनका जो अनुमान है 120+, जी तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली इसके आसपास ही रिजल्ट आने वाला है। जी इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होना है। जो हमारा 116 का अंक है उसके आसपास ही बीजेपी को मिलने वाले हैं जी। और 2-4 सीटें कम हाँ। तो कांग्रेस भी रहेगी। जी मतलब 2018 का जो रिजल्ट था हाँ वो आसपास ही गिरने वाला है। ठीक है, जो ऐसा मेरा अपना बिल्कुल। व्यक्तिगत मतलब अनुमान है। पार्टियां बदल जाएंगी, फिगर लगभग वैसी होने वाले हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ऊपर ताकि नीचे बहुमत होगा। के ऊपर जा सकें। बिल्कुल। लेकिन वो पार्टियां बदल जाएंगी कि यहाँ जो पहले 2018 में थी, वहां जहां बीजेपी थी वहां कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस थी वहां बीजेपी आ बीजेपी आ जाएगी। जाएगी। तो सही कहा आपने ये चीज। और ये बात आपने कहा कि जो आधी आबादी है उनकी पूरी भूमिका है, पूरी भूमिका। आधी आबादी की पूरी भूमिका इस चुनाव में है। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, जैसे आपने भी कहा और अभी हमारे तमाम मेहमानों ने जो अपने वक्तव्य दिए हैं उसमें बात आई है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बात आज से 6 महीने पहले कही जा रही थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर के हम बात करें या कांग्रेस की रणनीति को लेकर के बात करें, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के चलते कांग्रेस की नीतियों को धराशायी कर दिया। अभी इससे पहले जब हम बैठे हुए थे, जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे और चर्चा हो रही थी कि जैसे ही बीजेपी की दूसरी सूची आई और 7 वो नाम जो अप्रत्याशित थे उनको प्रत्याशी बना दिया गया, उसके बाद में कांग्रेस की जितनी तैयारी थी सब धराशायी हो गई प्रत्याशी चयन को लेकर के। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस नीति से चुनाव लड़ा, जिस रीति से चुनाव लड़ा, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो घोषणाएं करती जाती थी, यदि बात हुई नारी सम्मान योजना की तो उन्होंने लाडली बहना की राशि बढ़ा दी, 500 में गैस सिलेंडर देने की बात कही कांग्रेस ने परासिया में योजना की घोषणा करके, तो यहाँ रक्षाबंधन पर शिवराज सिंह चौहान ने 450 का सिलेंडर कर दिया। यहाँ बात हुई पढ़ो पढ़ाओ योजना की तो युवाओं के लिए बहुत सारी योजना आ गई। यहाँ बेरोजगारी की बात कही, बेरोजगारी भत्ते की बात कही कांग्रेस ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में उल्लेख कर दिया कि हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले घोषणा करके सेल्फ गोल करती नजर आई या हिट विकेट होती नजर आई, तो इसका पूरा फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। उसी का परिणाम है कि स्क्रीन पर हम ये आंकड़े देख पा रहे हैं। बिल्कुल सूरज जी, मैं 6 महीने पहले की आपकी मेहनत जी। और आप जब राजस्थान में थे या मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में छोटे छोटे गांव में जब आप ये जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, चुनाव की डिटेल तैयारी कर रहे थे, तब आपको भी ऐसा अंदाज लगा होगा कि उसके पहले कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि कांग्रेस बहुत हावी है, कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी जो मध्य प्रदेश में हो रही है उसका लाभ उठा लेगी। परंतु जो एक आपने दूसरी बात जो कही कि जब इनकी लिस्ट आती है भारतीय जनता पार्टी की और उसमें उनके सांसद उतार दिए जाते हैं, केंद्रीय मंत्री उतार दिए जाते हैं, तो ये कांग्रेस को सांप सूंघने वाली जैसी स्थिति हो गई। क्योंकि ये जो महारथी थे ये अपने अपने क्षेत्रों में उतर के, और जो सबसे ज्यादा नुकसान का एरिया था उन क्षेत्रों में, देखिए महाकौशल क्षेत्र हो तो प्रहलाद पटेल की भूमिका उसमें बहुत महत्वपूर्ण थी, ग्वालियर चंबल संभाग हो, नरेंद्र तोमर जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे होती है, या कैलाश विजयवर्गीय जी की मालवा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और उन्होंने एक भी कोई ऐसी सीट पर व्यक्ति को, रेयर है जहां उतारा हो, इन सांसदों को हारी हुई सीटों पर उतारा है। जी हाँ,
आज रीति पाठक जी हो या अपवाद स्वरूप कह सकते हैं हम हाँ, कि रीति प्रहलाद पटेल हो, हाँ। बाकी जितने लोगों को उतारा जी। वो कांग्रेस की सीटें थी, बिल्कुल। चुनौती थी। हाँ। और ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा, आप चूंकि पूरे लाइव रहे पूरे चुनाव जी, में, जी। देश भर की जो गतिविधियां थी उस पर आप निगाह रखते थे, जी। आपने ये देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी आज का चुनाव खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव का 17 को जैसे ही वोटिंग खत्म हो गई है, जी। उसके बाद लोकसभा चुनाव पर उनकी रणनीति बनना शुरू हो बिल्कुल गई है। बैठ के होने लगी है। यस, जी। कांग्रेस के साथ अपोजिट है। जी। कांग्रेस ने ये मान लिया है कि उनको एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल रहा है। हाँ। और हमारे जैसे बहुत सारे सम्माननीय मित्र हमारे, जी। उनको जाकर ये बोल आए कि 140 सीटें, 150 सीटें। हाँ। उन्होंने अपने आप को मंत्रिमंडल बन गया, शैडो मंत्रिमंडल बन गया। जी। तो ये अंतर, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी माननीय नेता थे, माननीय प्रधानमंत्री जी या जेपी नड्डा जी या केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, सारे के सारे केंद्रीय मंत्री एक एक दिन में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 सभाएं कर रहे थे। और चप्पे चप्पे पे एक एक विधानसभा क्षेत्र में मैं जहां गया हूं सर, सूरज जी आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने कहा अभी प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बन गया है। हाँ। इस तारीख को जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, इस तारीख को फलाने जी आ रहे हैं, मतलब पूरे देश का दिग्गज नेता पूरी तरह से मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर था। जी। ये ताकत होती संगठन की। और भाजपा ने उसको हल्के में नहीं लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया और वो लेते रहे हैं। वो उसकी जगह कांग्रेस की तरफ से एक पर्दे के पीछे से थे माननीय महाराज दिग्विजय सिंह जी, राजा साहब। हाँ। और एक थे पर्दे के सामने, हाँ। वो थे कमलनाथ जी। अब कमलनाथ जी पूरी तरह से जिस तरीके की उनकी मानसिकता है, हाँ। कमलनाथ जी चूंकि दिल्ली की राजनीति करी है, प्रदेश की राजनीति में आए हैं, लोगों से संपर्क है, संवाद है, लेकिन उतना नहीं है जितना शिवराज जी का है या जितना प्रहलाद पटेल जी का है, हाँ। जितना कैलाश जी का है, हाँ। जितना नरेंद्र जी का है। ये लोग, इवन जेपी नड्डा साहब या जो अमित शाह जी हैं, ये लोग बहुत ज्यादा जानते हैं लोगों को, उस अपेक्षाकृत माननीय कमलनाथ जी उतना ज्यादा नहीं जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक परिस्थिति मुझे लगता है सूरज जी रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये चीजें रही और इनका ही प्रभाव कहीं ना कहीं हमें दिखा है और दिख रहा है, जो अभी आज स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं, इसका प्रभाव है कहीं ना कहीं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, एक बात सामने आई, हमने खुद उस चीज़ को पहले उस पर डिस्कशन किया था, एक बार चर्चा हुई है देश न्यूज़ पर कि क्या शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उस पर पहले संभावना थी। और जब ये चर्चाएं मीडिया में होने लगी कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तब शिवराज सिंह चौहान जाते हैं पब्लिक के बीच में, मतदाताओं के बीच में, पूछते हैं मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। अपनी शैली में उन्होंने पूछा। उसके अगली जो लिस्ट आती है उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम आ जाता है। आज एक लंबे समय चर्चा हुई कि यदि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान ने पूछा जनता से कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं। ये शिवराज सिंह चौहान की शैली नजर आई, शिवराज सिंह चौहान की कार्य करने की नजर आई कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाई, एक माध्यम बनाया जनता को। तो ये जो शैली कितनी कारगर रहने वाली है शिवराज सिंह चौहान की? ये बात तो बिल्कुल सही है जी कि यदि जो आंकड़े हमारे सामने निकल के आए हैं, यदि ये सही है जी, तो ये यही बताता है कि जो मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने की स्थिति थी और आज जो स्थिति है इसके पीछे जो है शिवराज की बहुत ज़्यादा मेहनत है। जी, शिवराज जी ने जो आज भी शिवराज जी से ज़्यादा लोकप्रिय जनप्रिय नेता कोई नहीं है। कांग्रेस में कांग्रेस के अंदर लोकप्रिय लोग हो सकते हैं, हाँ, लेकिन पब्लिक के अंदर लोकप्रिय व्यक्ति यदि कोई आज सबसे ज़्यादा कोई माना जा सकता है तो शिवराज के अलावा मध्य प्रदेश में तो कोई नहीं है। लेकिन इस साथ में ये भी कहूँगा कि जो दिग्गजों को और दिग्गजों को जो चुनाव में लड़ाया गया है, हाँ, ये आगे जाके निश्चित तौर पे ये सही है कि शिवराज लंबे समय से शासन कर रहे हैं और जैसा कि पिछले विगत 5 सालों से और पिछले चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही भाजपा में अंदर खाने चर्चा होती रही है, हाँ, कि और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। हाँ, तो अब चूंकि दिग्गजों को चुनाव में उतार ही दिया गया है और सातों मुख्यमंत्री पद के दावेदार, तो ये सभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं जी। तो स्थिति आगे जाके हाँ, टिपिकल हो सकती है और इस स्थिति को शांत करना, हाँ, भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। भाजपा के शासित और बड़े राज्यों में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। यदि कोई दूसरा दिग्गज मुख्यमंत्री के अलावा है, हाँ, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में हर राज्य में कहीं ना कहीं जो है अपनी बात को बुलंद कर रहा है।
और इसको शांत करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। केवल सीटें ज़्यादा लाने भर से नहीं, एक और संघर्ष अभी बकाया है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संघर्ष और बाकी, क्योंकि ये स्थिति जो पहले कांग्रेस में देखी जा रही थी वो अब भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं नजर आने लगी है। यहाँ एक बात कही जा रही है, आपके पास आना चाहूँगा रामानंद द्विवेदी जी, कि हम विंध्य क्षेत्र की बात करें, वहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी बढ़त लिए हुए दिखाई दे रही है कि वहाँ पिछले बार की अपेक्षा बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना है। पहली बात, उसी में हम बात करें बुंदेलखंड की, महाकौशल की, तो ये जो एरिया है यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा फोकस किया है। नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल को खड़ा किया ताकि आसपास की सीटों पर वो अपना प्रभाव दिखा सकें। नरसिंहपुर जिले की ही गाडरवारा सीट पर सांसद राव उदय प्रताप सिंह को उतार दिया है। जबलपुर पश्चिम में उन्होंने सांसद राकेश सिंह को उतार दिया गया है। और बिंद की बात करें तो वहां पर एक टिकट काट करके भागीरथ शुक्ला को, रीति पाठक को उतार दिया गया है। ये जो तमाम समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने साधे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ाने में, हालांकि वोटिंग शेयर जो है वो पिछले बार ऑलरेडी ज़्यादा ही था। भारतीय जनता पार्टी को जो टिकट मिले, सीटें मिली थी, मतदान मिला था, जितनी वोटें मिली थी, उस वो मत जो थे, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कहीं ज़्यादा ही मिले थे। तो आपको लगता है कि अब ये रणनीति सीटें बढ़ाने में कारगर हो पाएगी? जी सूरज जी, निश्चित तौर पे विंध्य क्षेत्र की यदि हम बात करें जी, तो वहाँ का हमेशा का अभी जैसे कुल देखा जाए 30 सीटें विंध्य क्षेत्र में आती हैं जी, जिसमें से 24 सीटें भाजपा के पक्ष में थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा समीकरण बिगड़ा है, क्योंकि जहां उनको खतरा है उनके ही नेताओं के भीतर घात से खतरा है। जैसे सीधी की बात करें जी, तो बागी के रूप में जो केदारनाथ शुक्ला वहाँ के कद्दावर नेता बीजेपी के माने जाते थे जी, और रनिंग विधायक भी थे, लेकिन जैसे ही सांसद रीति पाठक को उतारा तो वो भी चुनाव मैदान में कूद गए। हाँ। और कहीं न कहीं वो बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ। तो इस तरीके से बागी नेताओं से ज्यादा खतरा है विंध्य क्षेत्र में। कई ऐसी सीटें हैं, सिरमौर हो गई, हाँ। वहां से बीएसपी, और वहां त्रिकोणीय संघर्ष है। हाँ। और इसी तरीके से जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी लड़े हैं, वहां भी उनका भतीजा कांग्रेस से है। हाँ। तो वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है जी। तो जहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है वहां ये नहीं कह सकते कि भाजपा को वहां लाभ मिलेगा। हाँ। कहीं न कहीं वहां नुकसान है। जी। और ऐसा बिंद में देखा जा रहा है कि कम से कम 50-50 का आंकड़ा वहां पे है। यहाँ एक सवाल जरूर है, जो आपने जिक्र जो किया है, चोरहट की बात करें, मैहर की बात करें, जी, इन दो सीटों पर क्या स्थिति होने वाली है और नारायण त्रिपाठी और अजय सिंह राहुल की लड़ाई का फायदा कैसे मिलने वाला है? राहुल जो है अजय सिंह जी, चूंकि उनके पिताजी दाऊद साहब के नाम से जी, उस क्षेत्र में जाने जाते हैं, वहां से मुख्यमंत्री रहे, जी, निश्चित तौर पे उनका उस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। हाँ, चूंकि पिछला चुनाव उन्होंने बीजेपी से हार गए थे, जी, तो इस कारण लोगों में थोड़ा इस बार सिंपैथी भी है कि एक बार इनको मौका दीजिए। हाँ, और वहाँ भी हमारे देखा जाए यदि विंध्य क्षेत्र में ज़्यादा जातिवादी संघर्ष ज़्यादा रहता है। हाँ, वहाँ ब्राह्मण है, ठाकुर है, अन्य हाँ, जातियां हैं, जी, कई जाति बंटवारे में जी, लोग हैं। हाँ, तो वहाँ पे चूंकि अजय सिंह अभी चुनाव लड़े हैं, बड़ी ताकत से लड़े, हाँ, तो ऐसा वहाँ माना जा रहा है कि अजय सिंह की इस बार जीत की संभावना है। जी, और इसी तरीके से मैहर में नारायण त्रिपाठी जी हैं, हाँ, उनका तो रिकॉर्ड रहा कि वो निर्दलीय के रूप हाँ, में भी वो हाँ, विजयी हुए हैं। बिल्कुल, और जिस पार्टी में गए हैं वहाँ उस सपा से भी जीते, बिल्कुल, फिर कांग्रेस में आए वहाँ से भी जीते, बीजेपी से भी भाजपा से भी जीते। जी। तो उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो जीत नहीं सकते। हाँ। क्योंकि उन्होंने एक नई पार्टी बना ली, हाँ। विंध्य जनता पार्टी, विंध्य जनता और पार्टी। विंध्य की मांग के लिए वो लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। जब वो जी। भाजपा में थे तब भी उनका संघर्ष जारी रहा। जी। तो लोगों का कहीं, और दूसरी बात, मैहर को जिला बनाने में भी वो काफी हाँ, उनकी उनका प्रयास भूमिका रहा, रही, बराबर। इसका भी लाभ उनको मिलेगा। जी। तो नारायण त्रिपाठी के मामले में वोटर बिल्कुल चुपचाप है, हाँ, अंदर ही अंदर करंट फैल रहा। जी, तो वहां भी ये नहीं कहा जा सकता कि नारायण त्रिपाठी जी, नहीं जीतेंगे। जी। वो भी एक
आश्चर्यचकित वो होगा जीत, जी यदि वो जीतते हैं तो। हाँ, एक अप्रत्याशित परिणाम भी वहां से सामने आ सकते हैं। बिल्कुल जी, सही कहा जी। आपने चीज। आर के शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा कि यदि छत्तीसगढ़ की हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में रिपीट हो रहा है, कांग्रेस ही वहां बढ़त लिए हुए दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ में, तो यदि ऐसी स्थिति की हम बात करें तो वो क्या कारण हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो बेहतर प्रदर्शन करती हुई एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रही है जो कहा जा सकता है कि सत्ता परिवर्तन करने में कारगर हो सकती थी? वो कौन सी चीजें थी जिसने भूपेश बघेल को और मजबूत बनाया? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रदेश स्तर का नेतृत्वकर्ता नहीं बचा था, जी या जो हैं, जैसे कि रमन सिंह साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जी तो उनको पार्टी की तरफ से फ्री हैंड नहीं दिया गया। अगर उनको पहले से ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर कर दिया जाता तो कहीं वो ज्यादा एक्टिव होके काम करते। जी लेकिन बीजेपी, ये बात बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, वो जो इनके स्थापित चेहरे हैं उनको कहीं न कहीं अब केंद्रीय नेतृत्व की वो ले जाना चाहती है और दूसरा नेतृत्व खड़ा करना चाह रही है। और बीजेपी की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि वो जो एक बार डिसाइड करते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पिछड़ने का मुख्य कारण वहाँ लोकल स्थानीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे कोई प्रतिनिधित्व जनता के सामने प्रस्तुत ना होना बीजेपी को नुकसानदायी साबित हो रहा है। दूसरी चीज, कांग्रेस में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, भूपेश पटेल जी, वो निश्चित रूप से लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। उन्होंने पार्टी से इतर जाके एक अपनी खुद का जन समर्थन या एक छवि बना रखी है। उनको थोड़ी बहुत टक्कर दे रहे हैं टी.एस. सिंहदेव साहब। लेकिन आप ये भी अभी मतलब हमें नहीं मानना चाहिए कि बीजेपी वहां सत्ता से दूर हो गई है, क्योंकि बिल्कुल नियरेस्ट फाइट है। 40 से 45 के बीच में दोनों पार्टियों का एग्जिट पोल निकल के आ रहा है। कांग्रेस का भी आ रहा है, बीजेपी का आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जिस पे मतलब संभावना है। हाँ, ये एग्जिट पोल है, परिणाम नहीं है ये। कि नहीं, अगर ये हमारे एग्जिट पोल भी वहां से डिक्लेयर हो जाते हैं तब भी हो सकता है कि जो 2018 में बीजेपी हमारे मध्य प्रदेश में घटना घटी थी वो वहां ना हो जाए, वो छत्तीसगढ़ में घट सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक अच्छी लाइन दी है, उसकी संभावनाएं नजर आ रही। बिल्कुल सही कहा आपने, एक अच्छी लाइन दी है डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी। 2 दिन पहले से सियासी गलियारों में राजनीतिक पंडितों के द्वारा एक चर्चाएं चल रही हैं। रिसोर्ट बुक हो गए हैं, रिसोर्ट बुक कर लिए गए हैं, प्लेन खड़े हैं तैयार। मतलब ये राजनीति का क्या ढंग है, क्या स्वरूप है जो हमारे सामने आ रहा है? क्योंकि हाँ ठीक है, ये चीज़ें होती थी, जैसे पिछले 2 चुनावों से हम देख रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात, गोवा से ये बात शुरू हुई, फिर महाराष्ट्र तक पहुंची, मध्य प्रदेश तक आई। ये जो बात अब आ रही कि भाई अभी तो परिणाम नहीं आए हैं और रिसोर्ट बुक कर दिए गए, ये रिसोर्ट शब्द जहां से आ जाता है ना, वो एक अलग तस्वीर पैदा कर देता है राजनीति की। क्या है ये समीकरण? इस मुद्दे पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी जो जन भावनाएं हैं, ये आम दर्शक ये जानना तो चाहता है। अभी जैसा द्विवेदी जी ने कहा था, मैं बुंदेलखंड से ही शुरू करूं। इन्होंने जो नाम लिया रीति पाठक जी का, ट्रायंगल में फंसे हुए हैं। पार्टियां जो भी इस तरीके के निर्दलीय, करीब 15 ऐसे लोगों पर पहले से दाव, मतलब मेरे सूत्र कितने सच्चे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन कम से कम 15 ऐसे लोगों पर, उसमें एक बुरहानपुर भी शामिल है, उसमें एक बुंदेलखंड का भी शामिल है, उसमें भिंड क्षेत्र का भी शामिल है, उसमें महाकौशल क्षेत्र के भी कुछ शामिल हैं। ऐसे लोग हैं जिन पर दाव लगाए जा रहे हैं। और संशय की स्थिति जो आपने जितनी स्पष्टता से बताया है, ऐसा बहुत सारे चैनलों में या बहुत सारे उनके सोर्सेज ने उनको ये बताया कि बहुत कांटे की टक्कर है और आपको 10-15 लोगों का इंतजाम करना पड़ेगा। दूसरी राजनीतिक दल चूंकि 18 से वो कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। 18 के परिणाम जनादेश किसी और को मिला था, सरकार में कोई और आया, उसके बाद कुछ दिन बाद टूट गई। आपने ही अभी अपने दर्शकों को बताया कि मत प्रतिशत भाजपा का ज्यादा था, सीटें कांग्रेस की ज्यादा थी। और उसके बाद वो परिस्थिति जन्य हालात, महाराज जिनका माफ करो महाराज का नारा लगता था, वही महाराज उसमें दूध में पानी की तरह बिल्कुल मिक्स हो गए, पता ही नहीं चला वो कब भाजपाई हो गए और सरकार चलती रही। आज की स्थिति में दोनों दल इस पर बहुत चिंतित हैं कि सरकार अगर बनती है और थोड़ी बहुत भी ये होती है, मतलब मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि पिछले चुनाव में
2020 में जो आंकड़े आप हाँ। आश्चर्य करेंगे, हम लोग तो नौकरी पेशा लोग हैं, अखबारों में चैनलों में काम करते हैं, जी। हम उस राशि की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हाँ। पूरी जिंदगी जी। इतनी राशि कभी देख सकेंगे। हाँ। जितने के बड़े बड़े ऑफर की चर्चाएं जी। आपस में गूंज रही हैं, हाँ। दिखाई पड़ रही हैं, और उनके पास बंदे आदमी ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पहले से लगे हुए हैं। हाँ। जैसा कि नारायण जी के बारे में अभी द्विवेदी जी ने बताया, हाँ। बिल्कुल सही है, नारायण त्रिपाठी जी बहुत अच्छा चेहरा है। और आपको मैं अपने दर्शकों को भी चूंकि इस पे जी, पता होगा जी। कि केदार शुक्ला जी वाला जो शहडोल वाला जो सीधी वाला जो मामला हाँ, हुआ था, हाँ। उसमें सर पेशाब कांड एक हुआ था। जी हाँ। उसमें ट्राइबल सेक्टर बहुत नाराज था सरकार से। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके पैर धोए, हाँ। बुला के उसको बंगले पे बड़ा सम्मान किया। जी। और उनके तरफ एक तरफ कुआ था, एक तरफ खाई थी। हाँ। सारे ब्राह्मण नाराज हो गए भाजपा से। जी। इन्होंने जो एक बात कही है, उसका केदार शुक्ला जी को और अजय सिंह राहुल भैया को हाँ। उसका पूरा फायदा मिल सकता है, जी। क्योंकि रीति पाठक उस समय पैर धुलवाने वाले और वो उनके साथ खड़ी थी जिनके जी। पैर धोए गए। जी, तो बिल्कुल। एक तरफ ट्राइबल नाराज हो गया, हाँ। एक तरफ ब्राह्मण नाराज हो गए। हाँ। और ये बहुत बड़ा वहां पर आधार रखने वाले जी। समाज है, और बिल्कुल। इसका वहां पे असर है। हाँ। नारायण त्रिपाठी स्वयं अपने आप में बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। जी। आपने जैसा आपने उनको बताया जी। दर्शकों को कि वो खुद जीतते हैं, अपने दम हाँ, पे जी, जीतते हैं, हाँ, हाँ। जनाधार उनका है। ऐसे मध्य प्रदेश भर में लगभग 19 से 16 के आसपास जो हमारे पास जो जानकारी है, जी। 19 से 16 लोग ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा मत प्रतिशत रहेगा। हाँ। और बहुत कम, मतलब वो अगर 1 नंबर पे नहीं आ पाए तो 2 नंबर पे रहेंगे वो। तो ये पार्टियां उनको आगे तक के लिए वो काम करना चाहती हैं। जी। आप देखिए, शेरा जब जीते थे वहां से, हाँ। निर्दलीय के रूप में जीते थे। हाँ। आज वहां बुरहानपुर में हाँ। जिस तरीके से अर्चना चिटनिस और शेरा के बीच में फाइट है, जी। उसमें अचानक पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जी के सुपुत्र हर सिंह जी का चेहरा जी। अचानक तेजी से आया। जी। एक वहां बहुत बड़ा फैक्टर हाँ। ओवैसी जी की पार्टी का भी आया है। हाँ। और ये वहां आश्चर्यजनक कोई ऐसा परिणाम आ सकता है। तो इन पर पूरे ऊपर बैठे लोगों की निगाह लगी है। जी। और ये रिसॉर्ट बुक करने वाली जो बात है, जी हाँ। ये चूंकि 20 में जब देखा गया था, हाँ। सर, जिस तरीके से आप और हम सब पत्रकारिता क्षेत्र में हैं, जी। उस समय जो होता था, हाँ। आप आश्चर्य करेंगे जी। कि मुख्यमंत्री जी से रिसॉर्ट से हाँ। एक मंत्री अभी हैं, भाजपा हाँ। सरकार के जी, मंत्री हैं, जी, जी, वो जी। वहां से पकड़ के लाए जाते हैं। और जो कांग्रेस सरकार के मंत्री वहां जाते हैं, जी। तो उनको उस राज्य में पीटा पाटा भी जाता है हाँ, काफी। हाँ, हाँ। उसके बाद वो आते हैं, जी। इनसे कहते हैं हम आपके साथ हैं, हाँ। और उसी विमान से हाँ। वापस उसी रिसोर्ट में चले जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये जो नौटंकी बनाई गई थी, जी। इस लोकतंत्र के जो मतदाताओं का जो मजाक उड़ाया गया था, मुझे लगता है कि इस बार ऐसी परिस्थिति ना बने। जी। अपने अपने आदमियों को सेव करना, अपने आदमियों को सुरक्षित रखना। माननीय कमलनाथ जी अभी शायद बोल चुके हैं कि शिवराज जी का ये स्टेटमेंट आया, कोई कांटे वांटे की टक्कर नहीं है, स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। जी, बिल्कुल। कमलनाथ जी ने ये कह दिया जी। कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, हाँ। तो एक एक विधायक सावधानी रखे। हाँ। और पिछला 20 नहीं दोहराया जाएगा। हाँ। 20 में जो स्थिति बनी थी। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है सर कि ये सत्ता के बचाव के लिए, काबिज करने के लिए, जी। अब वो दिन हवा हो गए हाँ। कि लोग ये कहते थे कि हम जनसेवा के लिए राजनीति में आए हैं। अब नहीं बिल्कुल नहीं, मेवा जी। खाने के लिए राजनीति में आते जी। हैं। और सत्ता पे कैसे काबिज रहें, हाँ। वो ही उनका सबसे मूल मंत्र होता है। हाँ। सत्ता में रहेंगे तो मेवा खाते रहेंगे, क्योंकि जनसेवा से ही आज इससे बड़ी कोई और दूसरी फैक्ट्री नहीं है बिल्कुल। जो रातों रात अरबपति खरबपति बना देती है। बिल्कुल। उतना पैसा कमाते हैं। सही कहा आपने कि ये वो फैक्ट्री है जहां पर आपके सारे पिछले गुनाह धुल जाते हैं जी हाँ। और आकर के आप एक शफाक चेहरे के साथ बिल्कुल। धनी और धनाढ़ होकर के सामने जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं चुनाव के दौरान ही कि राजनीति में अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उपाध्याय जी, आपके पास आना चाहूँगा, आदित्य नारायण उपाध्याय जी। और जो बात सामने आई है, अभी मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि हॉर्स ट्रेडिंग के विषय में आपकी क्या राय है और वर्तमान सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग का कितना महत्व है। साथ ही नर्मदांचल की सियासत पर आपसे प्रकाश डालने के लिए चाहूँगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला जो चलन चला है, जी। ये पूरे देश की राजनीति में अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति है। जी। राजनीति एक समय में समाज सेवा मानी जाती थी। हाँ। और आज भी मुंह से तो समाज सेवा ही कहते हैं, और हर पार्टी के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। जी। लेकिन सिद्धांत केवल मीटिंगों में और सार्वजनिक तौर पर वक्तव्यों में तक सीमित रह गए। लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली भी पूरी तरह से उजागर हो चुकी है इस तरीके से। मतलब वो उस चीज़ को जो है
अपने जो राजनीति में जो शुचिता को छोड़ करके साम दाम दंड भेद की जो नीति जिस तरीके से पार्टियां किसी भी तरीके से सत्ता में आने के लिए करती है, उसको उन्होंने गोपनीय भी नहीं रख सके और वो पूरी तरह से सार्वजनिक हो गई है। और ऐसा लगता है कि ये सहज है। इसीलिए दोनों कमोबेश दोनों पार्टियों ने तैयारी कर रखी है कि यदि किसी भी एक पार्टी के कुछ कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, दो चार सीटें ऊपर नीचे होती हैं, तो हम दो चार हॉर्स कम ज़्यादा होते हैं, तो हम कैसे उनको जो है जैसे कबूतरबाजी होती थी, तो वो कबूतर उड़ा दिए जाते थे, उसमें से 2-4 कबूतरों को घेर के इधर ले आते थे। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है और शर्मनाक स्थिति है। और यदि इसमें कोई पार्टी पारंगत होती है, तो ये कोई पार्टी की कोई अच्छाई नहीं है। इसकी सार्वजनिक तौर पर, खास तौर पे हम लोगों को पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि इसकी आलोचना करें और जनता तक लेके जाएं इस चीज को, ताकि राजनीति में किसी न किसी तरीके से शुचिता रहे। जहां तक आपने नर्मदा क्षेत्र की बात की, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल ये वाला जिले, जी, तो यहाँ तो होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले की तो जहां तक बात है, जब सीट के वितरण की बारी आई, तो सीधे के सीधे जो पहले विधायक थे लगभग सभी उन्हीं को दोबारा से टिकट दे दिया गया। जबकि नर्मदापुरम प्रॉपर जो सीट है उसमें तो दोनों भाइयों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। तो पहली जो 2 सूचियां भाजपा की आई थी, वो अपने आप में पार्टी की मजबूती की द्योतक थी, लेकिन बाद में जो ये कहते हैं कि जो आखिरी सूची पर शिवराज का प्रभाव था, तो यदि शिवराज के प्रभाव की सूची वो थी, तो उस सूची में जो है कोई बहुत अच्छा टिकट वितरण नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर दिमाग में लगाया गया है कि जीत कौन सकता है। तो कुछ जिताऊ चेहरे हैं, लेकिन नर्मदापुरम में टक्कर है। सिवनी मालवा एक तरफ है, सीधा चूंकि कांग्रेस ने जिसको दिया है, खुद कांग्रेस के पुराने विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस तरीके की स्थिति बन रही है। हरदा में जरूर बहुत ज्यादा संघर्ष है। हरदा में बिल्कुल एक बूथ पर जो है कांटे की टक्कर है। और मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री हैं, तो वो अब उनके लिए भी संघर्ष की स्थिति इस बार है, जैसा कि लोगों का कहना है। बिल्कुल आपने सही कहा कि संघर्ष की स्थिति है वहाँ पर। और ये जो चीज़ें हैं नर्मदांचल की सियासत में, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने जैसे देखी कि भाई भाई के सामने इस बार चुनाव मैदान में है, ये चीज़ें हैं सामने यहाँ पर। यहाँ बताना चाहूँगा कि कुछ और चैनल्स के भी जो हैं एग्जिट पोल आ गए हैं, और जो बताया जा रहा है कि यहाँ यदि हम बात करें इंडिया टीवी की, तो इंडिया टीवी ने मध्य प्रदेश के आंकड़े भी रोक रखे हैं, छत्तीसगढ़ के आंकड़े जारी किए। छत्तीसगढ़ में इंडिया टीवी भारतीय जनता पार्टी को 30 से 40 सीटें देती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया टीवी जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 46 से 56 सीटें और 3 से 5 अदर को सीटें देती हुई नजर आ रही है। मतलब यहाँ हम देखें कि छत्तीसगढ़ में इंडिया टीवी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिखाई। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस को 104 सीटें दे रही है, इंडिया टीवी के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ देश न्यूज वहां पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दे रहा है और 80 से 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है इंडिया टीवी की स्क्रीन पर। अदर को 14 से 18 सीटें हैं। और तेलंगाना में बीआरएस को 31 से 47 सीटें देती हुई नजर आ रही है इंडिया टीवी की स्क्रीन। और वहीं हम बात करें कि कांग्रेस को 63 से 79 और अन्य को 2 या 4 सीटें मिलने की संभावना है। मिजोरम में एमएनएफ को 14 से 18, कांग्रेस को 8 से 10 और अदर को 14 से 16। या अदर इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ सीटें इस बार ज़्यादा मिलने की संभावना। तो ये जो यहाँ पर आपको बता दें दूसरे चैनल भी जो दिखा रहे हैं, वो जी न्यूज़ की हम बात करें, जी न्यूज़ बीजेपी को मध्य प्रदेश में 106 से 116 सीटें दे रहे हैं और कांग्रेस को 111 से 121 सीटें और अदर को 8 सीटें। साथ ही बता दूं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जी न्यूज़ के द्वारा 34 से 42 सीटें दी जा रही हैं और वहीं कांग्रेस को 44 से 52 सीटें। मतलब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती हुई नजर आ रही है। एक चीज़ जरूर है कि राजस्थान में जी न्यूज़ के द्वारा 100 से 110 सीटें दी जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को 90 से 100 सीटों पर समेट दिया गया है। दूसरी तरफ अदर को 5 से 15 सीटें हैं। तेलंगाना में जी न्यूज़ बीआरएस को 31 से 47, कांग्रेस को 36 से 79 और बीजेपी को 2 या 4 सीटें मिल सकती हैं। और मिजोरम में जी न्यूज़ के द्वारा
एमएनएफ को 14 से 18, कांग्रेस को 8 से 10 और अदर को 14 से 16 सीटें जी न्यूज की स्क्रीन दे रही है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि देश न्यूज, आपको देश न्यूज की स्क्रीन पर, यदि आप इस समय देश न्यूज देख रहे हैं तो आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, रिमोट उठाकर चैनल बदलने की आवश्यकता नहीं है। सभी चैनल का एग्जिट पोल आपको देश न्यूज की स्क्रीन पर देखने मिलेगा और साथ ही देश न्यूज के सटीक आंकड़े जो सबसे पहले हमने दिखाए हैं वही भी आप देखते रहिए। हम चर्चा कर रहे हैं। आर.के. शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा इस चुनाव में। जी सूरज जी, एक बात कहना चाह रहा था, जी, क्योंकि मेरे बड़े भाई आदित्य उपाध्याय जी ने एक चर्चा छेड़ी थी 2020 में हार्स ट्रेडिंग के बारे में जो आपने कहा था। 2020 में हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, पत्रकारों के साथ ही मिलकर अभियान चलाया था और केंद्र में निर्वाचन राष्ट्रपति महोदय को और जो भारत सरकार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उन तक ये बात हम लोगों ने पहुंचाई थी और अभी भी उस पर चल रहा है। हमने कई शो करे थे, कार्यक्रम करे थे कि इस तरह के जो होते हैं ये जो नैतिकता की बात करते हैं और आज इस पार्टी में है और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में, कम से कम उनको 10 साल तक चुनाव की अपात्र घोषित नहीं करना चाहिए, अपात्र करना देना चाहिए जो अपनी वो बदलते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर इस तरीके का अभियान भी, क्योंकि अब ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे जो सबसे बड़ा महायज्ञ है लोकतंत्र का, सरकार चुनते हैं हम और उसमें ऐसे बिकाऊ सम्मानी आ जाते हैं, हार्स आ जाते हैं, तो वो लगता है कि लोकतंत्र को अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। तो ऐसे में कम से कम इलेक्शन कमीशन को और देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम को इस पर निर्णय लेना चाहिए कि कम से कम ऐसे हालात को रोकने के लिए अगर कोई बदलता है, कोई जिनाइन कारण हो, डेथ हो गई तो वहां उपचुनाव हो सकता है, लेकिन मुझे आज इनके साथ थे, कल इनके साथ खड़े हो गए, तो इस पे तो कम से कम होना चाहिए। मेरा ये मानना है अभियान चलना चाहिए। सही कहा आपने कि ये जो एक, हालांकि इसकी रोकने के लिए दल बदल कानून जरूर बना है लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं है। लेकिन ये जो जिम्मेदारी है, चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, तो हम लोगों को निश्चित तौर पर लेना चाहिए। शिशिर जी ने बहुत अच्छी बात कही और इसको बिल्कुल आगे तक ले जाना चाहिए। सही कहा आपने कि इस चीज को आगे ले जाना चाहिए। और जब हमारी चाहे हम पत्रकारिता के क्षेत्र में बात करें, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो हमारी अपनी भूमिका है कि इस चीज को हम केंद्र तक पहुंचाएं, जो जिम्मेदार है उन तक पहुंचाएं। चुनाव आयोग को संज्ञान ले। चुनाव की बात आई है तो शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा चुनाव आयोग की बात लेकर के। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि बालाघाट का एक प्रकरण सामने आया। एक अधिकारी ने बैलेट पैलेट को पहले कांग्रेस ने कहा कि बैलेट पेपर की गिनती हो रही है, फिर कहा बदल दिए गए हैं, फिर कहा कि वो बंडल बनाए गए हैं। ये तमाम चीजें आई। खंडवा में हमने देखा कि एक आईपीएस अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी जो थे चुनाव ड्यूटी में थे, मतदान नहीं कर पाए तो उनका मतदान करा दिया। उसको भी बताया कि वो नियम के विरुद्ध है। खंडवा में जो हुआ नियम के विरुद्ध है। दिग्विजय सिंह पत्र लिख रहे हैं कि लाहौर में जो है बोगस मतदान हुआ है, बोगस वोटिंग हुई है, वहां के कलेक्टर को बदलना चाहिए। तो कांग्रेस ने कुछ कलेक्टरों को बदलने के आवेदन दिए चुनाव आयोग में, बीजेपी ने कुछ कलेक्टरों को बदलने के आवेदन दिए चुनाव की, इनको बदल दिया जाए, नहीं तो निष्पक्षता नहीं हो पाएगी, पक्षपात हो जाएगा। ये जो चीजें सामने आ रही है ये बहुत पहले नहीं हुआ करती थी। ये पहले से हमने ये तस्वीर नहीं देखी है चुनाव की, मतदान के इस लोकतंत्र के महायज्ञ में ये तस्वीरें नहीं देखी, ये पक्ष हमने नहीं देखा है, ये अब सामने आ रहे हैं। तो ये क्या प्रभाव डालेंगे आगे? देखिए, वर्तमान में कोई भी राजनीतिक दल हो जी, उसके पास नैतिकता नहीं बची हुई है। जहां तक रहा सवाल प्रशासन का जी, तो जब राजनीतिक पार्टियां ही हमारे प्रशासनिक कर्मचारियों पे आरोप लगाना शुरू कर देंगी जी, तो स्वाभाविक है वो भी हमसे ही निकल के आते हैं, हमारे बीच में उनका उठना बैठना है। तो जैसी संगति मिलेगी वैसे ही तो उन पे असर पड़ेगा जी। बिल्कुल। तो मैं तो ये चाहूंगा कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आपने खंडवा का एग्जाम्पल लिया, बालाघाट का लिया, या बीजेपी कुछ 4-5 कलेक्टरों पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस ने 6-7 पे आरोप लगाया है। इन दोनों पार्टियों को अपने खुद का गिरेबान में झांक के देखने चाहिए। जहां तक रहा सवाल काय का, अभी जो यहाँ पर हुआ है बालाघाट में, तो साहब अभी जो भी प्रकरण हमारे बीच में आया है या पब्लिक डोमेन में घूम रहा है, वो कौन सा डाक मत पत्रों का। जी हाँ। डाक मत पत्रों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? ठीक है, 1000, 1200, 1100, 1300, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। और जहां तक मैंने भी वो वीडियो देखा जी, वो जो कर्मचारी बैठे हैं, ठीक है, चुनाव आयोग के आदेश पर उनको सस्पेंड कर दिया गया। वो ठीक है, एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, वहां के कलेक्टर ने जो किया वो उसका अपना लॉकआउट है। उसमें कहीं उस वीडियो में नहीं दिख रहा है कि वो है ना मतपत्र बदल रहा है। ठीक है, वो शायद विधानसभा बार उन मतपत्रों को जमाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को हमारे प्रशासनिक कर्मचारियों पर भरोसा जताना चाहिए, क्योंकि भी
ओवरऑल जिन्हें चुनाव आयोग बनता कहाँ से है? बिल्कुल। जो आज हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं, हाँ। जो आज यहाँ कलेक्टर है, हाँ। वो कुछ समय के बाद प्रमोशन होने के बाद हो सकता है चीफ कमिश्नर बन जाए हाँ, हिंदुस्तान हाँ, का। हाँ। तो जब तक राजनीतिक पार्टियां अपने गिरेबान में ना झांक के कर्मचारियों पे आरोप प्रत्यारोप करती रहेंगी, जी। जब तक शायद, और यही कारण है कि हॉर्स ट्रेडिंग की भी परंपरा कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चूंकि समय की सीमा है। रामानंद द्विवेदी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहता हूं कि ये जो पूरा समीकरण हम देख रहे हैं चुनाव को लेकर के, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस बार जो है चुनाव की पटकथा रक्त रंजित कपड़े पर लिखी गई है, रक्त रंजित हुआ है। लोकतंत्र के दामन पर खून के दाग लग चुके हैं। राजनगर की घटना हो या और अन्य घटनाओं की हम बात करें, भिंड की बात करें, हम लाहौर की बात करें, दिमनी की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं इस तस्वीर में। क्या लोकतंत्र की यही तस्वीर हमारे आज के युवा चाहते हैं? क्या लोकतंत्र की, इस लोकतंत्र के महायक की यह रक्त रंजित कहानी लिखी जानी चाहिए थी? इसको लेकर के आपका वक्तव्य, अंतिम प्रतिक्रिया देश न्यूज के एग्जिट पोल पर। जी सूरज जी, ये तो खैर बड़ी शर्मनाक घटना है जी। कि रक्त रंजित घटनाएं हुई हैं और इसमें दोनों पार्टियों को अपना समझदारी से काम लेना चाहिए जी। क्योंकि ये लोकतंत्र, हिंदुस्तान का लोकतंत्र एक आदर्श लोकतंत्र है। हाँ। और हमारे विदेशी लोग इसकी तारीफ करते हैं और इसका उदाहरण देते हैं। जी। तो युवाओं के मन में इस लोकतंत्र के प्रति अच्छा भाव बने, अच्छा आचरण युवा कर सकें, तो इसलिए लोकतंत्र में ये एक निष्पक्ष और अनुशासित चुनाव होना चाहिए ताकि हम पूरे विश्व में एक उदाहरण बन के दिख सके। बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरे विश्व में एक उदाहरण बनकर दिख सके। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को देखने जब यहाँ चुनाव होते हैं तो सारे देशों की मीडिया यहाँ आती है कि इतने बड़े लोकतंत्र का कैसे संचालन किया जाता है और किस तरह की बातें सामने आती है, सब कुछ यहाँ सामने देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान और तेलंगाना की बात करें, मिजोरम की, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो वो आंकड़े आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देश न्यूज ने सबसे पहले सबसे सटीक आंकड़े जारी किए हैं और हमारे अतिथियों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने, जिन्होंने कई चुनावों का विश्लेषण किया है, ग्राउंड रिपोर्टिंग तक की है कई चुनावों की बहुत पहले, और आज वो विधानसभा में जाकर के, गाँव में जाकर के राजनेताओं से, अधिकारियों से और आम मतदाता से मिलकर के भी वो अपने आंकड़े तैयार करते हैं और वो देश न्यूज के इस एग्जिट पोल का समर्थन उन्होंने किया। आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ चर्चा में शामिल थे डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, रामानंद द्विवेदी जी और आर.के. शुक्ला जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात सामने है कि यहाँ लोकतंत्र की तस्वीर है, एग्जिट पोल है, हालांकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि दूसरे और चैनल भी जिनके आंकड़े भी आप देश न्यूज की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो चैनल भी देश न्यूज के एग्जिट पोल को सही साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। और देश न्यूज का एग्जिट पोल पिछले 6 महीने से जो सर्वे किए गए हैं, मतदान से पहले, मतदान के बाद, टिकट वितरण से पहले, टिकट वितरण के बाद, 6 स्तर पर हमने सर्वे किए हैं। उन सर्वे के आधार पर ये सारी चीज आपके सामने है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है देश न्यूज के एग्जिट पोल के आधार पर। हम बार बार बता रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, परिणाम नहीं, लेकिन परिणाम भी इससे मिलते जुलते आपके सामने जल्द आएंगे। 3 तारीख तक का इंतजार है। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।